सबसे पहले जरा एक बार आप समझ लीजिए, डाइफ्रैक्शन के बाद में मैं ये देख रहा हूँ डिलीटेड सिलेबस आपका, और इस डिलीटेड सिलेबस के अंदर इतनी सारी चीजें हटा दी गई। सिलेबस से फिजिक्स में इतनी सारी चीजें हटा दी गई। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, फिर पोलराइजेशन पूरा हटा दिया। पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेविस्टर्स लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, यानी कुल मिला के पूरा पोलराइजेशन ही समाप्त हो गया है ना। पोलराइजेशन पूरा फिनिश्ड है, पूरा पोलराइजेशन हटा दिया है। लेकिन हम लोग भी करेंगे पोलराइजेशन को, थोड़ा बहुत तो अभी बता दूंगा मैं पोलराइजेशन, लेकिन डिटेल में अगर चाहेंगे तो सिलेबस खत्म होने के बाद कर लेंगे पोलराइजेशन को, है ना स्टूडेंट, ताकि प्री बोर्ड्स में आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर सके। ठीक है, चलिए तो चलो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि क्या मैं पोलराइजेशन का एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ताकि पोलराइजेशन से रिलेटेड अगर कोई बेसिक क्वेश्चन कहीं आ भी जाए तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सबसे पहले यही चीज टिक कर दें कि अग्रवाल सर ने तो छोड़ ही दिया था पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बारे में समझते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी, मुझे याद है, कुछ एस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। एक आपके फ्रेंड के पीछे डंडे भी हमने बांधे थे, है ना, और मैंने बताया था कि प्लेन एरोप्लेन के जो विंडो पेन्स होते हैं उनके अंदर भी पोलराइड्स होते हैं, जो ट्रेन्स के एसी कंपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर भी पोलराइड्स होते हैं, पोलराइड गॉगल भी होते हैं, पोलराइड गॉगल्स भी होते हैं, है ना। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना पोलराइड गॉगल तो आपको पता लग जाएगा फट से। या अगर आप रिसेंटली किसी मार्केट में जाओगे किसी गॉगल शॉप के ऊपर, तो उसके ऊपर बोलना कि भैया हमको एक पोलराइड गॉगल दे दो। गूगल नहीं बोल देना भैया, गॉगल चाहिए। गॉगल, गॉगल अलग चीज होती है, गूगल अलग चीज होती है, इजंट इट? स्पेलिंग से थोड़ा सा फर्क है। तो चलो पोलराइड गॉगल अगर मांगोगे तो आप बता देगा वो फट से आपको। देखिए पोलराइड गॉगल में ये फायदा होता है कि लाइट इंटेंसिटी जो होती है ना हमारी आईज पर कम आती है। इसको बोलते हैं ठंडे ग्लासेस भी बोलते हैं कई बार। ठंडे ग्लासेस है सर ये। तो हमने कहा ठंडे ग्लासेस का क्या मतलब? बोला सर देखो आपने चश्मा कोई भी ले लिया, कोई भी आपने 2, 4, 5, 10, 20, 25 रुपए का चश्मा ले लिया, और उस चश्मे के अंदर एक कांच का पीस लगा हुआ है या एक प्लास्टिक का पीस लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर कलर्ड कुछ भी कंपोनेंट लगा दीजिए, तो अब आपका चश्मा तो बन गया ब्लैक कलर का, सलमान खान वाला हो, दबंग पिक्चर। लेकिन क्या होता है, जैसे ही धूप आती है तो वो सारे पार्टिकल, वो सारे कांच के जो पीसेज हैं या प्लास्टिक के पीसेज है, गर्म हो जाते हैं। गर्म होकर अपने ही अंदर से इंफ्रारेड रेज छोड़ने लगते हैं। अब अगर अपने अंदर से इंफ्रारेड रेज छोड़ने लगेंगे तो क्या होगा, आप सोचो जरा। क्या आपको नहीं लग रहा कि वो इंफ्रारेड रेज आपके इतने वाले पोर्शन को पूरा गर्म कर देंगे? वही इंफ्रारेड रेज हमारी आईज में जा रही है, स्पेशली कॉन्सेंट्रेट हो गई, तो अननेसेसरी डिग्री ऑफ थर्मामीटर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। हमारी आंखों पे नुकसान ही नुकसान है। क्या मेरी बात समझ में आया क्या? तो इसलिए वो बोलते हैं वो तो हुए गर्म ग्लासेस, कि भैया ये ग्लास तो गर्म हो जाते हैं ना। पोलराइड गॉगल कैसा होगा? पोलराइड गॉगल क्या होगा मैं आपको सिखाता हूँ। पोलराइड गॉगल, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, वेव्स दो टाइप की होती है। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। देखिए अपनी कॉपी में, waves are of two types, longitudinal and transverse. Waves are of two types, longitudinal and transverse. Both type of waves shows reflection. Both type of waves shows reflection, refraction, refraction, interference, diffraction. Transverse waves can be polarized, but transverse waves can be polarized. Transverse waves can be polarized. Longitudinal waves can't be polarized. Longitudinal waves can't be polarized. बोला सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पोलराइजेशन होता ही नहीं है सर, वो पोलराइज होती नहीं है। अरे सर पहले ये तो बता दो कि ये पोलराइजेशन होता क्या है सर, तभी तो हम समझेंगे कि पोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा, किसको बोलेंगे पोलराइजेशन। से पहले एक बार बता तो दो कि पोलराइजेशन होता क्या है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको पोलराइजेशन क्या होता है। इधर देखिएगा मेरे साथ,
मैंने आपको काफी कुछ आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया है पोलराइजेशन के लिए, बस एक बार मुझे समझाना है, आप देखिएगा। सबसे पहली बात तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स और द वाइब्रेशन, मतलब बॉडी वाइब्रेट्स, पार्टिकल वाइब्रेट्स or the body displaces in the direction perpendicular to the direction of propagation of the wave. जिस तरह वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये बात आपको शायद पता होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं 11th वाली चीजें पढ़ाने लगी, अगर ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अगर ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। ये तो याद होगा ना, पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रैवल इन द वेव्स। पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं करते हैं, दैट यू नो वेल। पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रैवल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रैवल नहीं करते, ओके, सिर्फ वाइब्रेट करते। और अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऐसे हिल रहे हैं तो to and fro in the direction parallel to the direction of propagation, फिर तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वेव। हो गया बच्चा लोग, एक हो गया ट्रांसवर्स वेव और एक हो गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में मेन फर्क है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का। अब इधर देखिए, जैसे लाइट होती है ना, लाइट, अगर आप ये मान लें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, देखिए ये आपकी तरफ, अगर आपके फोरहेड की तरफ लाइट वेव आ रही है, लाइट रे, ठीक है, लाइट रेज कम, तो ये हो गया। तो अगर पार्टिकल लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या जो लाइट के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये मैंने उस दिन भी बताया। तो ये हो गया डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इस वाली वेव को बोलते हैं यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। इसको बोलते हैं यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब हो गया कि ये एक ऐसी लाइट है जिसके अंदर वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शंस में है, बट सारी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। लाइट अगर इस तरफ ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल इतने वाइब्रेशन में, देखिएगा ये वाला भी परपेंडिकुलर कहा जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर कहा जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर कहा जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर ही कहा जाएगा। बोलो आ रहा है मेरी बात समझ में? कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशंस। ये सारे लाइट के पार्टिकल, लाइट के अंदर ऐसा होता है, लाइट के अंदर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं। मैंने बोला यार ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, तो कुछ पार्टिकल ऐसे ही लेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे लेंगे, कुछ ऐसे, कुछ वाइब्रेशंस ऐसे होंगे। तो ये होगा यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। चलिए अनपोलराइज्ड लाइट हो गए। अब अनपोलराइज्ड लाइट होने के बाद में अब पीपीएल कैसे बनाओगे? सुनिएगा ध्यान से। अगर यही है आपके पास में, फिर दोबारा से पीपीएल मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तो ये वाली जो वेव है इसको बोलेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल क्योंकि इसके डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है। या फिर इसको भी बोल सकते हैं, ये भी पीपीएल या फिर ये भी पीपीएल, बट इनमें से कोई एक, सबको एक साथ पीपीएल नहीं बोलेंगे। समझ में आया ना? तो यूपीएल में और पीपीएल में फर्क क्या है? सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए, यूपीएल और पीपीएल बनाते कैसे? यूपीएल का भी यही डायग्राम होता है, बट पीपीएल को बनाने का तरीका या तो ऐसे बना दीजिए, ये भी पीपीएल। पीपीएल मतलब क्या हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, दैट इज कॉल्ड पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट, पीपीएल। ओके, फिर ऐसे भी बनाते हैं, देखिए ऐसे, पीपीएल,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये भी पीपीएल है, ये भी पीपीएल। अब यूपीएल क्या होगा? यूपीएल को बनाने का एक और तरीका है, देखना सब। यूपीएल को ऐसा बना देते हैं, बीच में ऐसा बना देते हैं। ये यूपीएल जिसमें डॉट्स ऐसे ऐसे वाइब्रेशन को शो कर रहे हैं और एरोज ऐसे शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है, तो ये होगी यूपीएल। और अगर सिंगल वाइब्रेशंस है तो ये है पीपीएल, ये भी पीपीएल है और ये भी पीपीएल। समझ में आया क्या? पीपीएल में और यूपीएल में खास बात क्या हो गया कि सर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस होंगे अगर वो सारी डायरेक्शंस में है तो उसको क्या बोलेंगे? लाइट को यूपीएल। बट इफ द वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन, if the vibrations are restricted to one plane perpendicular to the direction of propagation of the wave, then the wave is called क्या? Polarized wave or the plane polarized wave। बोलो आया समझ में क्या? The plane polarized light। आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक बार आपने अभी शायद केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, कायरल कार्बन पढ़ा है? कार्बन या कायरल कार्बन या चिरैल कार्बन या चुड़ैल चिरैल कार्बन, जो कुछ आपने पढ़ा हो, पढ़ लिया है? क्या पढ़ा है? चिरैल के कायरल? कायरल कायरल कुछ लोग चिरैल भी पढ़ते हैं, हमारे मास्टर जी ने तो चिरैल पढ़ा है। चिरैल कार्बन का मतलब क्या होता था कि एक, अच्छा मैं केमिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, मैं चिरैल कार्बन एटम की खास बात ये थी कि वो उसके स्ट्रक्चर्स देखने में सिमिलर थे बट फिर भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी थे। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेट कर देते थे। तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती कौन सी थी? सर ये होती थी ना, इसको रोटेट करते थे, इसको रोटेट करते थे। समझ गए भाई? ऑप्टिकल एक्टिविटी में केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, दैट इज बीन यूज्ड इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। चले भी आगे, इजी। चलो अब एक वर्ड होता है पोलराइजर्स। एक वर्ड क्या होता है? पोलराइजर्स। कि यार ये पोलराइजेशन करता कौन है? कैसे हो जाती है वेव्स पोलराइज? ऐसे आ रही थी बट जब किसी पोलराइजर से पास हुई तो फिर ऐसे हो गई, प्लेन वाइब्रेशंस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक आपके फ्रेंड का जिसके पीछे आपने डंडे डंडे बांध दिए थे, याद आ गया? तो उसके बॉडी में कौन से डंडे बच गए थे? उसकी बॉडी में वो डंडे बच गए थे जो गेट के पैरेलल थे, जो गेट की हाइट के पैरेलल थे, वो वाले डंडे बच गए थे। इफ यू रिमेंबर, जो भी डंडे गेट की हाइट के पैरेलल थे वो डंडे बच गए थे, है ना? अब आप इधर देखिएगा प्लीज, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जरा एक बार हम लोग कुछ बुक्स के कॉन्सेप्ट्स भी देख लें। पोलराइजेशन स्पेशली सिर्फ किसमें होता है? ट्रांसवर्स वेव में ही होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन होता ही नहीं। उसका रीजन क्या है? अभी आप देख लीजिए, उसका रीजन क्या है देखिएगा। अगर आपने ना दो स्लिट्स ले ली, एक S1 और एक S2, और दोनों के दोनों स्लिट्स एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के दोनों स्लिट्स एक दूसरे के पैरेलल है, आपने इससे यूपीएल लाइट पास कराई। देखिए ए जो पॉइंट पे दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है आपको? यूपीएल लाइट आपने इसमें पास करा दी। कौन सी लाइट पास करा दी आपने? यूपीएल। दिख रहा है आप लोग को? यूपीएल मतलब अनपोलराइज्ड लाइट। तभी तो ऐसे वाइब्रेशन है ना चारों तरफ। देखें, ध्यान से देखो, वीडियो अगर ऑन कर लो तो मैं भी देख लूं आपको देखते हुए। तो चलो ये हो गया यूपीएल। यूपीएल से जब रे ऑफ लाइट गई तो यहां पर जो भी इस स्लिट S1 के पैरेलल था वो वेव बचेगा और बाकी वेव सब यहीं पे ही रुक जाएंगे। वो वाइब्रेशंस बचेगा, बाकी वाइब्रेशंस यहीं पे रुक जाएंगे। तो इससे जो पास होगा वो ऐसा होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग पोलराइजर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोलराइजर। वी आर कॉलिंग इट टू बी द पोलराइजर। इसमें सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करके सिर्फ एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को आगे जाने दिया। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट टू बी द पोलराइजर। अब इसी के ही पैरेलल एक और बिल्कुल इसी जैसी चीज ले रखी है
और ये रे ऑफ लाइट इससे इसमें से निकल जाएगी क्योंकि वो इसके पैरेलल ही है ना, तो ये यहां से भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये आई है पीपीएल, और इसको बोलेंगे, इस वाली चीज को बोलेंगे एनालाइजर। है एक ही चीज दोनों, सब्सटेंस सेम ही है बट वर्किंग डिफरेंट है। ये पोलराइजेशन का काम कर रहा है, ये एनालाइजेशन का, एनालाइजर का काम कर रहा है। अब मैंने इससे पूछा एनालाइजर से, मैंने कहा जो वेव तुम्हारे पास आई है ना इस एनालाइजर, बताओ वो पीपीएल है कि यूपीएल? बोलने लग गया सर देखो अभी तो रे ऑफ लाइट इससे पास हो गई, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता ये पीपीएल थी या यूपीएल थी। हमने कहा हमारे अग्रवाल सर ने तो लिख दिया ये पीपीएल है। बोला नहीं नहीं नहीं, उनकी बात नहीं मानेंगे, अभी हमें नहीं मालूम वेदर इट इज पीपीएल और यूपीएल, आई डोंट नो। एनालाइजर बोल रहा है सर मुझे नहीं मालूम कि अभी वे पीपीएल थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी कि यूपीएल थी। हमने कहा अच्छा फिर क्या करोगे? बोला थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हो। तो उन्होंने क्या किया, एनालाइजर को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। They have rotated the analyzer at 90 degree angle. अब अगर रे यहां पर आने वाली यूपीएल होगी, कौन सी होगी? यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट का कोई ना कोई वाइब्रेशन इसके पैरेलल होगा, तो यहां से निकल आएगा, तो यहां पर लाइट आ जाएगी। बट अगर ये पीपीएल लाइट होगी, और पीपीएल लाइट होने के बाद में जब आपने इसको 90 डिग्री पे टर्न कर दिया, तो अब वो पीपीएल लाइट इससे पास नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे क्या लाइट हो जाएगी? जीरो लाइट हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी? जीरो लाइट। फिर दोबारा से सुनिएगा, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से। एक बार मैं इसको अपने डायग्राम में बताऊं। देखिए ये एक पोलराइजर है। क्या है ये? पोलराइजर। इसकी ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये स्लिट है, इससे रे ऑफ लाइट पास हो रही है। और अगर इसको घुमाने के बाद, इसको रोटेट करने के बाद, इसको अगर आप 90 डिग्री रोटेट करने के बाद भी अगर रे ऑफ लाइट इससे लगातार पास करती रहती है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है ये यूपीएल है। बट अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद लाइट ब्लॉक हो जाती है, तो इसका मतलब द लाइट इंसिडेंट ऑन दिस इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अभी आईपीएल लिख दिया क्या मैंने? ये पीपीएल, पीपीएल। बोलो आ रहा है समझ में? क्या बोला मैंने कि इसको, अब इसको क्या बोलेंगे? फिलहाल तो हम एनालाइजर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनालाइजर। अगर एनालाइजर को किसी भी एंगल पर रोटेट किया एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिमेन सेम ऑन द स्क्रीन, that means the light incident on the analyzer is UPL. But if the analyzer is rotated by a certain angle and it results the amplitude of the light at the screen is zero. If it results in dark, then this means the light incident on the analyzer is PPL. अब बोलो समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हो गया अभी? यूपीएल पीपीएल, यूपीएल पीपीएल, यूपीएल पीपीएल आने लग गया ना समझ में? अब क्वेश्चन ये है कि सर ये ना पोलराइजर होते कौन है? पोलराइजर होते कौन है? पोलराइजर्स का काम कौन करते हैं? कुछ क्रिस्टल्स होते हैं टॉर्मलाइन क्रिस्टल्स। क्या होते हैं? टॉर्मलाइन क्रिस्टल, और या फिर कैल्साइट क्रिस्टल। क्या क्या नाम बोल रहा हूं मैं? टॉर्मलाइन क्रिस्टल या फिर कैल्साइट क्रिस्टल। इनकी एक ट्रांसमिशन एक्सेस होती है। इनकी क्या होती है? ट्रांसमिशन एक्सेस। जैसे ये जो है ना, ये एक तरह का टॉर्मलाइन क्रिस्टल ही है। ये एक टाइप का टॉर्मलाइन क्रिस्टल ही दिखाता है। हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं ना ये हम लोग, ये टॉर्मलाइन क्रिस्टल्स ही दिखाते हैं। हमने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले ना कि सर हमने क्रिस्टल है। हमने कहा क्या काम करते हो? बोला सर हम यूपीएल को पीपीएल पे बदल देते हैं। हमने कहा कैसे? बोला सर बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास एक पतली सी स्लिट है, हम लाइट को उसमें से जाने देते हैं, जो भी लाइट के वाइब्रेशन उस स्लिट के पैरेलल होते हैं वो तो निकल के उस पार पहुंच जाते हैं, और जो पैरेलल नहीं होते वो वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं। इस तरह से इस
इस लाइट से पहले ये वाली लाइट थी, इससे पहले ये लाइट थी ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है? यूपीएल। बट जैसे इस टॉर्मालाइन क्रिस्टल से ये पास हो गई तो ये बन गई है पीपीएल। क्या बन गई है? पीपीएल। इट हैज बिकम पीपीएल। पीपीएल। अब अगर आपने इसके पैरेलल ही ये रख दिया है, इसको बोलोगे क्या? ये तो हो गया पोलराइजर। इसको क्या बोलोगे? एनालाइजर। एनालाइजर। अगर इसके पैरेलल रखा, रे ऑफ लाइट सीधी निकल गई तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता ना ना, पता ही नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है ये पोलराइजर, हो सकता है ये पीपीएल हो सकता है ये यूपीएल हो, उसने बोला मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही एनालाइजर को 90 डिग्री पे टर्न किया और नो लाइट हो गई, तो इसका मतलब लाइट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर इज पीपीएल। यहां पे यूपीएल ही है, बट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर इज पीपीएल, और यहां पे होगी नो लाइट। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं किसी भी टॉर्मालाइन क्रिस्टल की एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है। क्या होती है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या एक ट्रांसमिशन एक्सिस। उस एक्सिस के पैरेलल ही वाइब्रेशंस उस टॉर्मालाइन क्रिस्टल से क्रॉस होते हैं। हो गया क्या? तो उनको बोलते हैं हम लोग पोलराइजर्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजर्स। तो ये वाली जो चीजें है ना, इनको बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर क्या हो गया? टॉर्मालाइन क्रिस्टल। ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैं अभी चेक कर दूंगा आपको, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा टॉर्मालाइन क्रिस्टल्स। ये किस चीज का है? ये किस चीज का सिंबल हो गया? मैंने करा दिया, बता दो जरा सोच करिए। ये सिंबल यूपीएल का है कि पीपीएल का है? यूपीएल। दिस इज यूपीएल, क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर नीचे है, बीच में डॉट्स नहीं। और पीपीएल कैसा होता है? पीपीएल होता है ये देखिए, ये है पीपीएल, ये भी पीपीएल। इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा है और इसका ऐसा है। इनटू द बोर्ड, आउट द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसे है। तो ये वाली डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली डायरेक्शन भी इनके परपेंडिकुलर। हो गया क्या? क्लियर हो गया ना सब लोग को भी, है ना? तो ये पीपीएल यूपीएल का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब एक खास बात सुन लीजिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट का पोलराइजेशन होता है तो उसकी इंटेंसिटी 1/2 हो जाती है। लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। If the intensity of the UPL light is I naught, if the intensity of the UPL light is I naught, then the intensity of the PPL light, then the intensity of the PPL light is I naught by 2. Then the intensity of the PPL light is I naught by 2. PPL light की intensity I naught by 2 हो जाएगी। पीपीएल लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। बोलो आ गया समझ में? क्लियर हो गया अभी? इसका मतलब आप बताइए, जब आप गॉगल लगाते हैं तो आपके गॉगल पर इंसिडेंट होती है यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब उसके पार निकल जाती है वो लाइट तो आंखों में कौन से पहुंचती है? पीपीएल। तो उसकी वजह से क्या होता है? क्या लाइट इंटेंसिटी ऑलरेडी रिड्यूस बाय 2 होगी कि नहीं होगी? बोल दो। और वो तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है गॉगल्स के अंदर और भी कुछ ज्यादा इफेक्टिव चीजें यूज करते हो जिससे इंटेंसिटी और भी कम हो जाती होगी। खासतौर से वो गॉगल्स जो जनरली डॉक्टर्स लगा देते हैं आई ऑपरेशंस के बाद में। एक आई ऑपरेशंस के बाद में चश्मा नहीं लगा देते हैं काले रंग का, है ना? अब वो पूछे डॉक्टर साहब ये क्यों लगा दिया आपने? और डॉक्टर बोलते हैं साहब ये स्पेशल गॉगल है, ये पोलराइड गॉगल है। इसकी खास बात ये है कि लाइट इंटेंसिटी आंखों पर कब पहुंचेगी तो उससे आईज अंडर स्ट्रेन में नहीं जाएंगी। आप प्लीज इसको लगा के रखें 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीना तक, व्हाटएवर इट इज। बोलो आया क्या समझ में? अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मेरे पास ये एक डायग्राम है
और इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल लिखा है इसके ऊपर, और यूपीएल इज मेड इंसिडेंट ऑन द टॉर्मलाइन क्रिस्टल। ये क्या है? एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल है। इस टॉर्मलाइन क्रिस्टल की एक एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन होगी या एक एक्सिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगी। मान लेता हूं ये रेड कलर की एक्सिस है, जिससे इसके पार जो रे ऑफ लाइट निकल गई वो ये निकल गई। तो क्या ये रे ऑफ लाइट में जो वाइब्रेशंस हैं, क्या वो इस एक्सिस के पैरेलल है? तो जिस भी प्लेन में वाइब्रेशंस होते हैं उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में दो बातें होती हैं। नंबर वन, द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। The crystallographic axis is always a part of the, also a part of the plane of vibration. दिख रहा है आप सब लोग को? ये बनाइए ना हम लोगों ने plane of vibration, ये। तो plane of vibration की definition क्या हो जाएगी? The plane of vibration is the plane in which vibrations are contained. The plane of vibration is the plane in which वाइब्रेशंस आर कंटेंट। जिस प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, जिस प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, जिस प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है? अच्छा, अब एक ऐसा प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसा प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर आप मेरी डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? PQRS, इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, कुछ नहीं और इसकी डेफिनेशन। इट इज द प्लेन इन विच द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन perpendicular to the plane of vibration। तो इस वाले डायग्राम में ABCD तो हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और PQRS हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। बताओ जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक चीज और समझ लीजिए। अभी अगर आपके पास में पोलराइजर है और एनालाइजर है, क्या है? पोलराइजर है और एनालाइजर है, पोलराइजर और एनालाइजर, और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इफ द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर इज थीटा, मतलब क्या हुआ? इधर देखिए कि जैसे ये तो हो गया है एक पोलराइजर, इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस ये हो गई। अब एक और हो गया है ऐसा, तुम लोग यार ठीक से बना देना। ये तो दोनों पैरेलल से ही बन गए। ये ऐसे होने चाहिए, एक ऐसा तो पैरेलल हो गया, बट ऐसा देखो इधर, if the angle between the two is theta, if the angle between the two is theta, इसके ट्रांसमिशन एक्सिस, इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल है थीटा। If theta is the angle between the plane of vibration of analyzer and polarizer, ठीक है ना? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एनालाइजर से बाहर जो निकलती है वो निकलती है I0 into cos square theta, I0 into cos square theta. The intensity of the emerging light, where I0 is the intensity of the light incident on the analyzer, ये है पोलराइजर, ये है एनालाइजर, और इनके बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू 45। क्या डायग्राम समझ में आ रहा है? कुछ एक पोलराइजर होगा, उसके 45 डिग्री पर क्या होगा? एनालाइजर होगा, और यहां पर लाइट इंटेंसिटी है आई। तो बताओ यहां पर कितनी होगी? बता दो फटाफट, कम ऑन, मैं बता दूं, टाइम वेस्ट होता ना।
मैं बता देता हूँ, इधर देखो, रुको रुको रुको, अरे रुको भाई, अरे रुको ना, देखो यहां से आई तो पोलराइजर से पास करके हो जाएगी I/2, पोलराइजर से पार करके कितनी हो जाएगी I/2, मैंने आपको लिखाया था ना, पोलराइजेशन के बाद में इंटेंसिटी अपॉन 2 हो जाती है। फिर जब I/2 एनालाइजर में जाएगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हो जाएगी I/2, तो ये हो ही क्या, इंटू cos स्क्वायर 45। तो इसका मतलब I डैश की वैल्यू cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो मतलब I/4, यानी सिर्फ 25% लाइट आउटपुट आएगा। सपोज 25% आउटपुट आएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, हेलो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो डॉक्टर्स ने जो चश्मे बनाए हैं ना उन पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स आई ऑपरेशन के बाद गॉगल लगाते हैं वाला, तो उनके लिए हो सकता है कि डॉक्टर ने ऐसे चश्मे बनाए हो जिसके अंदर एक लगाया हो पोलराइजर, उसी के बाजू में एक और लगा के एनालाइजर, और उसके ऊपर एंगल 45 डिग्री कर दिया हो, जिससे जो रोशनी आंखों में पहुंच रही है वो 50% नहीं 75% ब्लॉक हो गई है, सिर्फ 25% रोशनी आंखों तक पहुंच रही है, सिर्फ 25%। समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर बिल्कुल ही ब्लैक ब्लैक खेलना हो फिर 90 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए। एनालाइजर शुड बी प्लेस्ड एट 90 डिग्री, एनालाइजर शुड बी प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू द पोलराइजर, तो लाइट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 0। बोलो, आ रहा है समझ में? इजी हो गया, क्लियर है भाई? तो बच्चे लोग ये आपको ये वाला लॉ भी समझ में आ गया, ये वाला लॉ भी समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन बोल दो, एक क्वेश्चन देखो, एक हम लोगों ने बनाया पोलराइजर, एक बनाया एनालाइजर, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो यहां से लाइट इंटेंसिटी है I, और तो बताइए I डैश कितनी होगी, पहला क्वेश्चन है ना। ये तो सभी लोग लिख देंगे आंसर, तो इसमें क्या बड़ी बात है ना, ये तो आप लोग लाते ही रहते हो ना ये वाले आंसर्स। तो चलो ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारा तो यही क्वेश्चन है, पोलराइजर है, एनालाइजर है, और इसके बीच में एक और टॉर्मलाइन क्रिस्टल रख दिया, ये है ये एक और एनालाइजर या एक क्रिस्टल मान लीजिए इसी टाइप का ही, बट वो इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर है, वो इसके और इसके बीच का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। मतलब if the polarizer and analyzer are arranged at an angle of 90 degree to each other and a crystal is placed in between polarizer and analyzer such that it is the angle bisector of the angle between the two. Find the intensity output in this diagram. अब बताइए कितनी इंटेंसिटी आउटपुट होगा, ये I-1 था, I-2 बताइए कितना। देखो सबसे पहली बात तो लाइट रे जब I से चली तो पोलराइजर होने के बाद में कितनी हो गई I/2, पोलराइजर से पास होने के बाद में। फिर जब वो इस वाले क्रिस्टल से पास हुई तो बन गया I/2 cos स्क्वायर 45, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 45 डिग्री, पोलराइजर और क्रिस्टल के बीच में। वैसे तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल 90 था, बट आपने एक और क्रिस्टल उसके एंगल बाइसेक्टर पे लगाया था ना, तो इसलिए उसका आंसर हो गया cos स्क्वायर 45। फिर जब यहां से पास हुई तो एक 45 का फैक्टर और आ गया I/2 cos स्क्वायर 45, तो I/2 cos square 45 is 1/2 into 1/2, answer is I/8, I/8। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है बच्चों, प्लीज आज एनसीईआरटी में अपना समय लगाइए। ओके देन, बाय बाय।